कहते हैं ना कि भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। भारत में हर साल कई लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। इसमें से कुछ की किस्मत साथ देती है तो कई का सपना साकार नहीं हो पाता। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो हताश हो जाते हैं और वो अपनी जिंदगी में ठहर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक रास्ता बंद होने पर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी ही स्टोरी है कैलाश मांझू बिश्नोई की। यूपीएससी के तैयारी के दौरान उन्होंने एक किताब लिखी जो अब उन्हें करोड़पति बना चुकी है, जो इस समय सोशल मीडिया पर खूब छाई है। इस किताब का नाम है यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा। तो आज हम अपनी जर्नी चालू करने वाले हैं, जिसमें हम इस पूरी बुक को ऑडियो बुक की तरह पढ़ेंगे। अगर इस किताब के बारे में हम थोड़ा जानें तो यह किताब एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर की है। इसमें उसकी लाइफ का स्ट्रगल दिखाया गया है, कैसे चयनित होने के बाद ट्रेनिंग का माहौल होता है और किस तरह से चैलेंजेस को फेस करते हैं। ये इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसके अलावा कोविड के दौरान किस तरह की परेशानियां देखने को मिली, ये भी इस किताब में बखूबी दिखाया गया है। बात प्यार के एंगल की करें तो किस तरह से प्यार और धोखा साथ चलता है, ये भी इसमें दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है यूपीएससी से इश्क। एक रोज दैनिक भास्कर के एडिटोरियल पेज पर मेरा लेख छपा था, ज्ञान की महाशक्ति बनना है तो शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाएं। दिन था 17 अक्टूबर 2017, भारत का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली। दैनिक भास्कर के आर्टिकल में मेरी ईमेल आईडी दी हुई थी। उस रोज मेरे गांव से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, गुजरात से लेकर पंजाब तक बहुत से पाठकों के मेल आए हुए थे। उसमें से एक ईमेल पर मेरा ध्यान गया। मेल में लिखा था, इट वॉज ग्रेट, यू राइटली मेंशन्ड द प्लान्स रिगार्डिंग आवर एजुकेशन पैटर्न एंड नेसेसरी इनिशिएटिव विच मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज सून एज पॉसिबल। मैं उम्र के जिस पड़ाव पर था, उस उम्र में किसी लड़की का मैसेज, वो भी अंग्रेजी में, और उस पर लड़की भी अपनी बिरादरी की, एक साथ इतने संयोगों ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। हालांकि मैंने भावनाओं को नियंत्रण करते एक संक्षिप्त जवाब दिया, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। एक मचलते हुए युवा की तरह मैं एक मैसेज में उनसे बहुत कुछ पूछ लेना चाहता था, लेकिन मैंने अपने दिल पर दिमाग को प्रभावी होने दिया। आपके सुझाव अच्छे हैं, लेकिन सरकारें शिक्षा के सुधार पर उतना ध्यान नहीं दे रही हैं। एंजल ने मुझे यूपीएससी अभ्यर्थी जैसी गंभीरता के लिए हुए सवाल के अंदाज में फिर मेल किया। 1986 के बाद से नई शिक्षा नीति तक नहीं आई है। अब तक शिक्षा और स्वास्थ्य राम भरोसे ही हैं। मैंने मेल का जवाब दिया और दोपहर का खाना खाने रूम से 100 मीटर दूर साईं रेस्टोरेंट में चला गया। हाँ, यह बात तो है, दिल्ली में रहकर आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, एंजल ने उत्सुकतावश मेल किया। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और आप। इस तरह हमारे बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं भी यूपीएससी के लिए कोशिश कर रही हूं, लेकिन यूपीएससी पल्ले नहीं पड़ रही है। 2 बार प्रारंभिक परीक्षा दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंजल ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले 90% छात्रों की व्यथा को अपने एक ही मैसेज के जरिए जाहिर कर दिया। हालांकि मैंने 2 दिन तक उनके मेल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्त लव गुरु का कहना था कि अगर लड़की को दोस्त बनाना है तो लड़की की साइकोलॉजी को पढ़ो, और कभी भी लड़की वर्चुअल मोड पर टेस्ट या फोन कॉल पर बात करे तो बात पूरी होने से पहले ही व्यस्त होने का बहाना बनाकर फोन काट दो या फिर टेस्ट मैसेज का जवाब ना दो। लव गुरु का असली नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह था। राघवेंद्र को हम लव गुरु इसलिए कहते थे क्योंकि मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर की तैयारी करने वाले नए नवेले नौजवानों को लव एडवाइस देने में उनका कोई सानी नहीं था। जब भी किसी कोचिंग या कोचिंग के बाहर किसी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के को किसी लड़की से फ्रेंडशिप करनी होती तो वे लव गुरु की तरफ रुख करता। लव गुरु शानदार और नायाब नुस्खे बताता। लड़के इसकी आजमाइश अपनी होने वाली मासूका के लिए करते और कई सारे कामयाब भी हो जाते।
लव गुरु की खुद की लगभग आधा दर्जन गर्लफ्रेंड्स और 1 दर्जन के आसपास मीटू थी। वह तैयारी कम और मौज मस्ती करने वाला लड़का ज्यादा था। मैंने एंजल के मेल का जवाब ठीक 2 दिन पश्चात रात्रि में नियमित मोटिवेशनल फेसबुक पोस्ट करने के तुरंत बाद दिया। अच्छा, यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न को पकड़ नहीं पा रही हो, मैंने लिखा और त्राट करके बिस्तर में चला गया। मेरी मुख्य परीक्षा 28 अक्टूबर को होनी थी, इसीलिए मैं जल्दी सोने की आदत डाल रहा था। मैं यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने में पैटर्न को समझ नहीं पा रही हूँ। साल भर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट सभी सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? और क्या आप इस बार मेंस परीक्षा दे रहे हैं? उन्होंने ईमेल में 2 सवाल पूछे। हाँ, 28 अक्टूबर को ही मैंने एंजल के मेल का संक्षिप्त जवाब दिया। आईएएस प्रीलिम्स 2017 के रिजल्ट को आए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन एंजल यह तय नहीं कर पा रही थी कि 3 जून 2018 को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि इस बार कम से कम प्रीलिम्स के चक्रव्यूह को भेदा जा सके। उस रात को वह ठीक से सो नहीं पाई। उसे डर था कि तीसरी बार भी अगर यही हाल रहा तो फैमिली वाले तैयारी छुड़वा देंगे। उस रात को एंजल सोच रही थी कि जब कक्षा 6 में थी तो दिव्या मैडम ने उससे पूछा था बड़े होकर क्या बनना है। उसने तपाक से कहा था कलेक्टर। अब वह सोच रही थी कि बचपन के इस सपने को साकार करने में यूपीएससी का प्रारंभिक चरण ही उसके लिए सबसे बड़ा बाधा बन गया है। वह 2 प्रयासों से प्रीलिम्स पास न कर पाने के कारण हीन भावना से ग्रस्त हो चुकी थी। शुरू में ही तेज तर्रार और मेधावी छात्र रही एंजल के आत्मविश्वास को यूपीएससी खट्टे अनुभव ने अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया था। जब वह बाड़मेर के दूरवर्ती धारों की धरती बलोतरा के एक छोटे से गांव से जयपुर आई थी। उस समय वह हिंदी माध्यम की छात्रा थी और उस समय उन्हें अंग्रेजी मीडियम में शिफ्ट होने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन आज उनकी अंग्रेजी किसी अंग्रेज के सामने भी फर्राटेदार है। कक्षा 8 में कितनी खराब राइटिंग थी और आज उसकी राइटिंग को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। यह सब उन्होंने अपनी कमजोरियों को ताकत बना करके हासिल किया था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है और संकल्प किया कि यह प्रारंभिक परीक्षा के इस चक्रव्यूह को तोड़कर रहेगी। मेरा 2 बार से आईएएस प्री क्लियर नहीं हो रहा है, क्या आप मुझे गाइड करेंगे? उन्होंने सुबह सुबह ही मुझे मेल कर दिया। क्यों नहीं, मुझसे जितना हो पाएगा। लेकिन मेरी मुख्य परीक्षा के बाद इस तरह हमारे बीच में चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। यह वक्त था जब देश में जीएसटी को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं और मेरी यूपीएससी की तैयारी भी 28 अक्टूबर से मेंस के एग्जाम शुरू होने वाले थे। इसीलिए मैं 2 दिन पहले ही मेरे मामा जी के यहाँ जयपुर चला गया। पहले दिन निबंध का पर्चा था। सारे बच्चे जीएसटी तथा नोटबंदी को लेकर कोई एक निबंध पूछे जाने को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन यूपीएससी ने फिर साबित किया कि उसका सवाल पूछने का ट्रेंड यह है कि कोई ट्रेंड ही नहीं है। एक के बाद एक पेपर अच्छे हुए या खराब, लेकिन हो गए। मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, इसीलिए नहीं कि पेपर बहुत अच्छे गए थे, इसलिए क्योंकि कंक्रीट के शहर की जीवन शैली से मुक्त होकर सप्ताह 10 दिन के लिए मैं अपने गांव में सुकून भरे दिन बिताने को मिलने वाले थे। ऑप्शनल पेपर आखिरी दिन था। उसी दिन मैं जैसलमेर इंटरसिटी में जोधपुर निकल गया। पेपर कैसे गए? एंजल का मेल आया। लग तो रहा था कि ठीक हुए हैं, देखते हैं क्या होता है, मैंने जवाब दिया। यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर बच्चों का पेपर तो ठीक होता है, पर रिजल्ट अक्सर ठीक नहीं आता। प्रतियोगी परीक्षा और कॉलेज की परीक्षा में बस यही फर्क होता है कि कॉलेज में पेपर खराब हो जाए तो दोस्तों से सुपर बकवास कहने में संकोच नहीं करते, लेकिन यहाँ सब उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। इसीलिए यूपीएससी के पेपर देने वाले हर अभ्यर्थी के बाद में ठीक कहना एक सामाजिक मजबूरी बन जाती है। ओके, प्री परीक्षा में 2 बार फेल हो चुकी हूँ। क्या रणनीति अपनाई जाए कि 3 जून 2018 की परीक्षा
आसानी से पास कर जाऊं। परिवार वाले और सगे संबंधियों ने सवाल पूछ पूछ कर कान पका दिए हैं कि प्री क्यों नहीं हो रहा है। यह सवाल मेरे दिल में कांटों जैसा चुभ रहा है। एंजल ने अपनी व्यथा मुझे सुनाई। सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा एवं कॉलेज लेवल की परीक्षा में अंतर समझने की जरूरत है, मैंने कहा। क्या हम फोन कॉल पर बात कर सकते हैं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। एंजल का मैसेज अगले ही क्षण दिखाई पड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर की अदला बदली के बाद उनका कॉल आया। हाय हेलो कहने के बाद मैंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में 5 लाख बच्चे प्री परीक्षा में बैठते हैं और पास होते हैं लगभग 12,000, यानी केवल 2%। इनमें से 70% बच्चे पहले ही प्री पास किए हुए होते हैं। जो आंकड़े देखते हैं वह असल में उतने होते नहीं हैं। तो यह कॉलेज परीक्षा में बिल्कुल अलग तरीके से प्रतियोगी परीक्षा है, मैंने मुखर्जी नगर के बाबा टाइप लोगों के अंदाज में कहा। अच्छा यह बात है, उन्होंने कहा। यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट रूल यही मान लीजिए कि किताबों को ज्ञान के लिए नहीं, एग्जाम के लिए पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को स्किप करना है और किस को ज़्यादा टाइम देना है। अदरवाइज एग्जाम तो नहीं निकलेगा, पर मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर की ज्ञानी बाबाओं के नाम जरूर शुमार हो जाएगा, मैंने यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट गोल्डन रूल बताते हुए कहा। यह ध्यान रखो कि आईएएस आसमान से नहीं टपकते, वो हम व आप में से एक होते हैं। लेकिन ये लोग जिस मंजिल की ओर जाना होता है उसी ट्रेन के डिब्बे में सफर करते हैं। ये लोग धुन के बेहद पक्के होते हैं। इन लोगों के दिलों में आग लगन की जलती है, इसीलिए इन्हें सफलता हर हाल में मिलती है। मेरा यूपीएससी वाला ज्ञान निकलना शुरू हो चुका था। यूपीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर 2-3 साल गंभीर रूप से तैयारी कर ली जाए तो कम से कम आप ज्ञान बघारने की कला में तो सिद्धस्त हो ही जाते हैं। फिर आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ज्ञान देने की और अपनी तरह से समझाने की कोशिश करने लगते हैं। देश व सरकार की हर समस्या पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देते हैं। क्या बात है, आप तो अच्छे मोटिवेटर भी हो, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा। अच्छा यह बताइए कि सिलेक्शन में किस्मत का कितना रोल होता है? किस्मत को मैं नहीं मानता, यह किस चिड़िया का नाम है। तैयारी करने से पहले भाग्य की बात करना बेईमानी है, इसीलिए इंसान को कभी भाग्य का रोना नहीं रोना चाहिए। आप एक दिन के लिए किस्मत चमकाने का इंतजार मत कीजिए। आपको और कुछ नहीं करना है सिवाय कड़ी मेहनत के। भाग्य को अपने ढंग से काम करने दो। आप अपने ढंग से काम करो। भाग्य तो आलसी लोगों का गहना है, आप जैसे कर्मठ लोगों का नहीं। वहीं युवा सफलता हासिल करता है जिन्हें खुद के कर्म पर विश्वास होता है, मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के अंदाज में कहा। एक चीज कही जाती है कि आईएएस सीरियस नहीं सिंसियर लोग बनते हैं। इनमें आपकी क्या राय है? इस सवाल के साथ मैं समझ गया कि थोड़ा बहुत तो पढ़ाई उन्होंने भी की है। मेरा अंदाज थोड़ा सामान्य हुआ। आप बिना सिंसियर हुए आईएएस क्या पटवारी भी नहीं बन सकते। आज के टाइम में तैयारी के प्रति गंभीर होना जरूरी है, लेकिन हर कोई नहीं हो पाता। सिविल सेवा की तैयारी करने वाला हर व्यक्ति तैयारी में गंभीरता चाहता है, पर आज नहीं कल से। करियर बनाते समय 99% छात्रों के लिए यह कल कभी नहीं आता। अरे पता नहीं कि कल तो सप्ताह का सबसे व्यस्त दिन होता है। वे सोचते हैं आज सिर भारी भारी लग रहा है तो आज नहीं कल से चाँप कर पढ़ूंगा। अरे आज लिखने का मन नहीं कर रहा है, कल से हर रोज 10 पेज लिखूंगा। सोचिए कि कल वाला भूत कितना गहराई से हमारे शरीर में बैठ गया है। ध्यान रखिए, टाल मटोल करने वाले छात्रों के लिए यूपीएससी के दरवाजे हमेशा बंद मिलते हैं। अंत में 100 बातों की एक बात, टाल मटोल का जो भी कारण हो, बुखार हो तो भी पढ़िए, बारिश हो रही हो तो भी क्लास जाइए, उंगलियों पर छाले हो जाएं तब भी लिखिए। आप तभी सफल हो पाएंगे जब अंधेरे में किताबों के छपे अक्षर नजर आने लगेंगे। मैंने यह लाइन कुछ दिन पहले फेसबुक पर पोस्ट की थी और उनसे बात करने के दौरान ये लाइन गाइड करने की बजाय इम्प्रेस करने के लिए बोल दी। यह भी सच्चाई है कि जब मैं पहली बार फोन पर
बात कर रहा था तो गाइडेंस कम और इम्प्रेस करने की कोशिश ज़्यादा कर रहा था। यह हर एक लड़के का एक लड़की से बात करने के दौरान का सबसे दुर्लभ गुण है। मैं तो बहुत आलसी हूँ। मैं तो कई बार 13-14 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बनाकर रख देती हूँ, लेकिन उतना पढ़ नहीं पाती। मेरा कैसे सिलेक्शन होगा? एंजल ने अपनी चिंता जाहिर की। जरूरी नहीं है कि आप 14 घंटा पढ़ाई करके तभी आप IAS बन पाएंगे। पढ़ाई में घंटे मायने नहीं रखते, गुणवत्ता मायने रखती है। आप कह रही हैं कि मैं शेड्यूल बना करके छोड़ देती हूँ और टाल मटोल करने लग जाती हूँ। जो व्यक्ति सफलता के लिए सबसे जरूरी काम को बोरिंग मानकर टाल देता है, समझ लीजिए वो असफलता के बीज बो रहा है। जैसा कि आप पिछले 2 प्रयासों से गलतियां कर रही हो। सफलता पाने का इच्छुक व्यक्ति बोरिंग तथा सबसे मुश्किल लगने वाली जरूरी काम को सबसे पहले करता है, इसीलिए वो व्यक्ति सबसे पहले सफल भी हो जाता है। किसी भले मानस ने कहा है कि सफलता के नियम तभी आप पर काम करेंगे जब आप चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त तरीके से जी जान से लगकर काम करेंगे और टाल मटोल प्रवृत्ति को बाय बाय कहेंगे। मैंने कहा, अब सिलेक्शन तो लेना ही है, इसीलिए टाल मटोल की प्रवृत्ति को बाय बाय, आज से यही संकल्प है। उन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर कहा, अगर संकल्प कर लिया है तो सफलता दूर नहीं। अक्सर मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, बस संकल्प की कमी होती है। दुनिया में दृढ़ संकल्प के बड़े बड़े काम हो रहे हैं, फिर बात ट्रंप की हो, पुतिन की हो या मोदी सर की। ये लोग अपने दृढ़ संकल्प के बल पर देश दुनिया की दिशा बदलने में लगे हुए हैं। इसीलिए ही कहा जाता है कि इतिहास महज चंद संकल्पवान लोगों के साहसिक कदमों की चहलकदमी भर होता है। मुझे नहीं पता कि ये लाइनें कहाँ से निकल रही थीं, लेकिन ये थी काफ़ी मोटिवेशन टाइप की। दिमाग शायद इसीलिए ज़्यादा काम कर रहा था कि ताकि लड़की इम्प्रेस हो सके। अच्छा, यह ट्रेन की आवाज़ आ रही है, कहीं जा रहे हो क्या? उन्होंने मुझे बीच में टोकते हुए पूछा। हाँ, मैं जयपुर से अपने गांव जा रहा हूँ, जो जोधपुर में है। मैं जयपुर जंक्शन से जैसलमेर इंटरसिटी में बैठ गया हूँ। ट्रेन को रवाना होने में अभी 5 मिनट का समय है। अच्छी बात यह रही कि मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई थी। अच्छा, आप तैयारी के गोल्डन रूल्स बता रहे थे, तो बताइए दूसरा गोल्डन रूल क्या है? UPSC के किले को भेदने के लिए, उन्होंने पूछा। मैंने UPSC की तैयारी के दौरान जो अनुभव हासिल किया वह बता रहा हूँ, क्योंकि आपने तैयारी की रणनीति पूछी है, बस इसीलिए। अगर वह नहीं भी पूछती तो मैं अभी आधे घंटे बाद एक एक करके UPSC की तैयारी के लिए सारे गोल्डन रूल बता चुका होता। UPSC की तैयारी करने वाले लड़के अक्सर UPSC की तैयारी करने वाली लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करते हैं, यह कभी फुर्सत मिले तो पता लगा सकते हैं। तो मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर पार्क में जाइए और अवलोकन कीजिए कि एक UPSC अभ्यर्थी लड़का दूसरी UPSC अभ्यर्थी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नुस्खे बता रहा होता है। कुछ ऐसे धांसू रणनीति भी समझा कर रहा होता है कि उन्होंने खुद कभी फॉलो नहीं की होती। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। मेरे अनुसार UPSC की तैयारी का दूसरा गोल्डन रूल है NCERT पढ़ना और हर हाल में पढ़ना। NCERT को इग्नोर किया तो UPSC आपको इग्नोर कर देगी। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि NCERT क्या पढ़ना, स्कूल के दिनों में तो पढ़े थे, और वे यही गच्चा खा जाते हैं। UPSC की तैयारी का तीसरा गोल्डन रूल है स्मार्टफोन से दूरी, तो सिलेक्शन से नज़दीकी। कोई भी 8 से 10 घंटे मोबाइल में रहकर IAS बनने का सपना नहीं देख सकता। अगर सपना देखता है तो पूरा नहीं कर सकता। केवल YouTube से स्टडी मटेरियल देखकर IAS नहीं बना जाता। आज भी किताबों से मोहब्बत करके ही लवासना पहुंचा जा सकता है। मैंने मेंटर के तौर पर 2 गोल्डन रूल और बता दिए। सोशल मीडिया के कारण स्मार्टफोन एक बड़ी गलत लत बन चुका है। याद रखिए, अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्मार्टनेस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन बुरी लतों का वासा बनाकर रख देगा। विद्यार्थी जीवन में आप सफल इंसान बनने का सपना संजोए हैं तो मोबाइल की महामारी के चपेट में खुद को ना आने दें। यह समझिए कि
मोबाइल का न्यूनतम उपयोग यानी समय के सबसे बड़े शत्रु से छुटकारा। मोबाइल हमारी सेवा के लिए है। अगर हम स्मार्टफोन पर घंटों महत्वहीन चीजें देखकर दोयाम दर्जे का मनोरंजन कर रहे हैं तो समझिए कि मोबाइल हमारा मालिक बन बैठा है तथा हमारी दिनचर्या तय कर रहा है। अच्छी बात बताई है आपने। ओके, मैं नोट करती हूँ कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी के दौरान। फोन से हल्की सी आवाज़ आई। यूपीएससी तैयारी के लिए चौथा गोल्डन रूल है चाय की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने का मॉर्निंग नशा। सुबह सुबह न्यूज़पेपर ना पढ़ें, गुनाह है ये। हम दोनों ठहाके लगाकर हंस दिए। पुरानी वाली एनसीईआरटी बढ़िया या नई वाली एनसीईआरटी डिसाइड नहीं कर पा रही। नई और पुरानी दोनों पढ़ लो, झंझट खत्म। ऐसी दुविधा अपने दिमाग में मत रखो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आईएएस की प्री परीक्षा के एक महीने पहले तक यह तय नहीं कर पाते कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या न्यू एनसीईआरटी, फिर भी आईएएस प्री निकाल जाने की उम्मीद रखते हैं। सपनों की दुनिया है, सपने देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं। आज यह बात 100 आने सच है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ग्रेजुएट हुए तो पता चला कि आईएएस परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में शहर के किसी एक लड़के का चयन हुआ है, तो हजारों छात्र बिना गाइडेंस और बिना अपनी योग्यता एवं क्षमता को पहचाने तैयारी शुरू कर लेते हैं और यूपीएससी के चक्कर में जवानी के कई साल बर्बाद कर देते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बलिदान देना होगा। खुद को 8 से 10 घंटे हर दिन कुर्सी पर बैठकर तपाना होगा। एक तपस्वी की तरह तपस्या करनी होगी। मैंने मेंटर के अंदाज में यह बात बोली। पता है सर, मेरी सहेली दिव्या तंज कसते हुए पिछले दिनों यह कह रही थी कि आईएएस ऑफिसर बनना तेरे बस का नहीं है। एंजल, और कुछ ट्राई कर। केंचुआ भी सांप बनने की इच्छा से अपना बदन मरोड़ता है और जगह जगह से टूट जाता है। यही हाल तुम्हारा है। हड्डी भले टूट जाए, सपने नहीं टूटने चाहिए। तुम भले ही कितना ही ताना मार दो, लेकिन मेरा हमेशा से ही यह मानना रहेगा कि आईएएस बनना है तो गिर उठ, मजाक उड़वा, फिर से दौड़। एंजल ने दृढ़ संकल्पित होते हुए कहा। सपने देखने चाहिए, पर उन्हें पूरे करने का जुनून भी होना चाहिए। अक्सर सपने रात को अवचेतन की आकांक्षाएं दर्शाते हैं और नींद खुलते ही फुर्र हो जाते हैं। अगर उन्हें साथ लेकर जगे जिए और श्रम परिश्रम से उठे, तभी सपन का सच होना संभव होगा। और मैं यही कह रही हूं, तो मेरे सपने पूरे क्यों नहीं होंगे? आसान काम करने के लिए आई नहीं हूं। बड़े सपने देखे हैं तो बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हूं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह मेरा ध्येय वाक्य है, एंजल ने कहा। मैंने दिव्या से कह दिया है कि मूर्ख किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं। एक कैटेगरी में आप भी हैं। पता है सर, अपनी दाल गलती हुई ना देखकर वह कुर्सी से उठकर अपने रूम में चली गई। अच्छा, यह बताओ कि यूपीएससी के लिए परफेक्ट स्टडी मटेरियल क्या है? परफेक्ट ना तो यूपीएससी के लिए कोई स्टडी मटेरियल है और ना ही परफेक्ट स्ट्रेटजी। आपकी धुन, लगन और जिद परफेक्ट होनी चाहिए। करना है तो आईएएस करना है। परफेक्शन के नाम पर मत घबराइए, आप उसे कभी पा नहीं सकते। आप क्या, कोई भी इंसान परफेक्शन हासिल नहीं कर सकता। एक बात और गांठ बांध लो कि यूपीएससी के साथ में एक अजीब बात यह है कि तैयारी शुरुआती 1 साल में ढंग से पढ़ाई नहीं की तो सिलेक्शन लेने के लिए आने वाले सालों में 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बैग से ईयरफोन निकालते हुए कहा। नवंबर का महीना था और रात्रि बढ़ने के साथ साथ हवा में ठंड घुल रही थी। टिकट टिकट कहते हुए टीटी ने मेरा नाम, बस सीट नंबर पूछा। मैंने फोन होल्ड पर डालकर टिकट दिखा दिया। गांव कितने दिन रहोगे? एंजल ने पूछा।
1 सप्ताह रुकने का प्लान है। अच्छा, कभी जयपुर आओ तो बताना, मैं मिलना चाहूंगी आपसे। आपसे बात करके अच्छा लगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। एंजल ने कहा। रात के 1 बज चुके थे। चलिए तैयारी से जुड़ी हुई चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। गुड नाइट। यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया। मैं मोबाइल से सोशल साइट पर एंजल को सर्च करने लगा। जिसका जीवन में कोई विजन नहीं होता वो जिंदगी भर दूसरों के विजन पर काम करता है। आपको अपने दिमाग का पसीना बहाना अच्छा नहीं लगता, उसी जिंदगी भर दूसरों के आगे अपने शरीर का पसीना बहाना पड़ता है। जिस व्यक्ति के काम की कोई डेडलाइन नहीं होती उसी के काम की दुनिया में कोई पहचान नहीं होती। मैंने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट लिखी और सोने के लिए लेट गया। आंखों में नींद गायब थी और एंजल की मीठी मीठी आवाज कानों में गूंज रही थी।